इशिका, आपको आ गया क्या ये वाला क्वेश्चन? चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में एक रिएक्शन की हम लोग बात कर रहे थे, एक क्वेश्चन किया था हमने, मतलब किया नहीं था। रिएक्शन था आपका ए से बन रहा है बी, बी से बनता है आपका सी, और आपको बोला गया है कि आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी को क्या लेना है, 0 लेना है ना। और फिर उसके बाद आपको निकालना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, बी की कॉन्सेंट्रेशन आपको निकालनी है, ठीक है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को जिसमें इंटरमीडिएट के बारे में आपसे पूछ लिया जाए, अगर इस रिएक्शन को देखो तो ए से बी बन रहा है, फिर बी से क्या बन रहा है, सी, यानी फर्स्ट रिएक्शन में अगर देखो तो बी आपका प्रोडक्ट, और सेकंड रिएक्शन की बात करो तो बी क्या बन गया आपका, रिएक्टेंट बन गया, अब प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो अगर इस तरीके का आपको कोई केस मिलता है जिसमें आपका जो बीच में इंटरमीडिएट है उसकी इंफॉर्मेशन या उसके रेट की बात करनी है, तो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करते हैं। ए से बन रहा है बी, बी से बन रहा है सी, तो ऐसे क्वेश्चंस में यहाँ पे शायद K1 दिया है कांस्टेंट, यहाँ पे दिया हुआ है K2। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग अगर देखें तो बी फर्स्ट रिएक्शन में फॉर्म हो रहा है, और जो बी ही है ये सेकेंड रिएक्शन में क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। मतलब यहाँ पे बी रिएक्टेंट की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पे कैसे काम कर रहा है, प्रोडक्ट की तरह। अगर ऐसा कोई भी केस आपको मिलता है तो ऐसी जगहों पे उस सब्सटेंस के लिए अगर हम ओवरऑल रेट देखें तो ओवरऑल रेट हमको देखना पड़ता है, रेट इज इक्वल टू R1 माइनस R2 करना पड़ेगा। जिस जगह पे आपका फॉर्मेशन हो रहा हो वहां पे आप, जहां पे प्रोडक्ट में बन रहा हो और जहां पे रिएक्टेंट हो, जैसे अगर फर्स्ट रिएक्शन के हिसाब से आप लिखोगे dB बाई dt आप लिखना चाहते हो, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B लिखना चाहते हो dB बाई dt, तो आपको जिसमें बन रहा है उसमें आप लिख दीजिए K1 A, और जिस रिएक्शन में आपका रिएक्टेंट की तरह काम कर रहा है उसमें लिख दीजिए K2B। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि अगर हम लोग किसी रिएक्शन में रेट लिखते हैं, अगर ध्यान दो आप, रेट लिखते थे हम लोग, जैसे हम मान लो रेट लिखते थे, तो अगर रिएक्टेंट के हिसाब से रेट लिखते थे तो आपको क्या सिखाया था, आप लिखोगे माइनस DA बाई dt। अगर ये प्रोडक्ट ए ही प्रोडक्ट है तो आप रेट क्या लिखते हो, तब क्या लिख देते हो, प्लस DA बाई dt लिखते हो ना। तो एक केस में प्लस लिखते हो और एक केस में क्या लिखते हो, उसी टर्म को माइनस में लिखते हो। तो अगर हम लोग प्लस में लिखें, पहला वाला फॉर्मेशन है, ये फॉर्मेशन हो रहा है, इसके हिसाब से आप रेट लिख रहे हो, अगर इसके हिसाब से रेट लिखोगे, ये रिएक्टेंट है तो यहाँ पे लिखोगे K1 और A, और K1 A लिखोगे तो यहाँ पे क्या, कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस। फिर दूसरे वाले केस में लिखोगे, इस रिएक्शन के लिए लिखोगे तो K2B लिखोगे, ये रिएक्टेंट है, और इसके लिए कैसा लिखोगे आप, प्लस में लिखोगे, है ना। तो अगर ध्यान से देखो तो ये वैल्यू अपनी क्या बन जाएगी, ये माइनस कर दिया और इसको क्या लिख दिया, K2B। एग्जैक्टली K1A और K2B जो है ये इक्वल आएंगे। अगर इस टर्म को 0 करोगे यहाँ पे तो K1A और K2B को क्या आना चाहिए,
इक्वल आना चाहिए और फिर इस तरीके से हम लोग बी की कॉन्सेंट्रेशन पे पहुंच पाएंगे। क्या आ रहा है अपने पास? ऑप्शन देख लो, ऑप्शन क्या दिए थे, मैंने नोट कर लिया था, आपने ऑप्शन चेक करिए। फेयर कॉपी में काम नहीं हो रहा है, ये फेयर है। हाँ, क्या R1 माइनस R2 देखो इसलिए किया है क्योंकि B जो है ना वो इंटरमीडिएट है। एक बार उसको कैसे ट्रीट कर रहे हो आप, रिएक्टेंट की तरह, और एक बार कैसे ट्रीट कर रहे हो उसको, प्रोडक्ट की तरह। आपको बताया था रिएक्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं तो रेट में क्या साइन ले लेते हैं, मान लो ए रिएक्टेंट है, उसको हम रिएक्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे तो उसमें लिखेंगे माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, ठीक है, के इंटू ए। और अगर हम उसको करेंगे प्रोडक्ट की तरह तो क्या लिखेंगे उसको, प्लस डी ए बाई डी टी और के इंटू बी, ए जो भी है वो, ए अगर है तो ए। इस रिएक्शन में हम बी की बात कर रहे हैं तो बी के हिसाब से निकाल लिया हमने, ठीक है, नोट कर लो। मुझे लगता है साइन में गड़बड़ी है। K1A प्लस में आएगा और K2B जो होगा ना वो माइनस में आएगा। हाँ, ये गड़बड़ है। फर्स्ट ऑर्डर में हम लोगों ने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए। कभी कभी चीजें थोड़ा सा प्रोडक्ट के हिसाब से दे दी जाती है, सॉरी प्रेशर के हिसाब से दे दिया जाता है। जैसे हम लोग केसी निकालते थे ना कॉन्सेंट्रेशन से और केपी निकालते थे प्रेशर से, वैसे ही अगर मान लो प्रोडक्ट के प्रेशर दे दिए जाए तब हम लोग कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, कैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लगाएंगे, उसकी बात करना चाह रहे हैं। क्वेश्चंस की कमी नहीं है, क्वेश्चंस तो खूब करेंगे पर एक एक दो दो टॉपिक भी करते रहते हैं। तो आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, छोटा सा है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन व्हेन प्रेशर ऑफ सब्सटेंसेस आर कंसीडर्ड, प्रेशर को कंसीडर कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ना चाहते हैं और किसको कंसीडर कर रहे हैं, प्रेशर। तो ध्यान से देखो, फर्स्ट ऑर्डर में हम इक्वेशन क्या लगाते थे, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ a बाई a माइनस एक्स, यही लगाते थे, ठीक। a होता था रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कह सकते हो t इज इक्वल टू 0 पे कॉन्सेंट्रेशन, और a माइनस एक्स होता था रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t इज इक्वल टू टी, किसी टाइम t पे कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल और किसी टाइम t पे कॉन्सेंट्रेशन, यही हम लगाएंगे। किसी रिएक्टेंट के लिए लेंगे और उसका प्रेशर देखेंगे शुरू में कितना है और टाइम t पे कितना है, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करना। तो एक एग्जांपल लेते हैं।
एक कोई भी रिएक्शन का एग्जांपल ले लो। एनसीईआरटी से चैप्टर खोल के देखा, समझ आ रहा है? बोलिए बच्चों, नहीं देखा है? अरे ये चैप्टर ऐसा है कि साथ के साथ तैयार करना शुरू करो, ये साथ के साथ तैयार हो जाएगा। मतलब ऐसा मुझे नहीं लगता है टफ। अब आप बताना। मान लो कोई रिएक्शन हो रहा है, ए टूटता है बी और सी। ए कोई गैस है, बी भी गैस है और सी भी। ठीक, शुरुआत में जब T इज इक्वल टू 0 है तब उस टाइम पे इसका प्रेशर ले लो P नॉट। शुरू में इसका प्रेशर कितना ले लीजिए, P। अब एटीएम में लिख देते हैं, P नॉट एटीएम। इसका शुरू में 0 होगा, रिएक्शन जब स्टार्ट नहीं हुई है तब इसका प्रेशर होगा नहीं। फिर टाइम T पे अगर हम देखें, ये x एटीएम इसका प्रेशर हो जाता है, इसका भी x एटीएम हो जाता है। और इसका अगर हम प्रेशर देखेंगे तो हम लोग के उसी तरीके से लिखते हैं जैसे कंसंट्रेशन में लिखते थे, P नॉट माइनस एक्स। ये भी एटीएम। क्लियर है बात? इस टाइम पे, टाइम T पे अगर हम टोटल प्रेशर देखना चाहें, टाइम T पे टोटल प्रेशर अगर हम देखना चाहें और उसको हम बोलते हैं PT, क्या बोलते हैं, PT। तो PT कितना हो जाएगा टोटल प्रेशर, P नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। P नॉट प्लस एक्स आ जाएगा। कोई समस्या हो तो बोलिए। PT इज इक्वल टू क्या आ गया, P नॉट प्लस। अगर यहां से x निकालना चाहें हम तो PT माइनस P नॉट कर सकते हैं, x की वैल्यू। यहां तक कोई समस्या है? ठीक, अब मैंने आपको बोला कि अब हमें वैल्यू रखनी है किसमें, हमें पहले से दे रखा है कि ये रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर का है मतलब किसी रिएक्टेंट के हिसाब से हम क्या लगा सकते हैं इसमें, K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग A बाई A माइनस एक्स, ये लगा सकते हैं। यहाँ पे हमें कॉन्सेंट्रेशन ना लगा के क्या लगानी है, रिएक्टेंट का प्रेशर। शुरुआत का प्रेशर कितना था, P नॉट। बाद का प्रेशर कितना है, P नॉट माइनस एक्स, P नॉट माइनस एक्स। अगर x की जगह रख दो PT माइनस पी नॉट, एक्स की जगह क्या रख दें, PT माइनस पी नॉट। न्यूमेरिकल में ये वैल्यूज दी होंगी आपको, x की जगह रख दिया हमने PT माइनस पी नॉट, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, कट जाएगा क्या, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? ये प्लस, ये प्लस होगा। ठीक, तो K की वैल्यू क्या आ रही है, P नॉट बाई 2P नॉट माइनस P। अपने को क्या याद रखना है, यही लास्ट वाला फॉर्मूला जो है ये याद, ये जो फॉर्मूला आपका बना है इसको याद। अगर रिएक्शन का फॉर्मेट ये है तो इनिशियल प्रेशर P नॉट था, टोटल प्रेशर PT था,
तो फॉर्मूला क्या बन गया के का इस केस में 2.303 बाई के लॉग पी नॉट बाई 2 पी नॉट माइनस पी टी। मेन बात क्या थी, जैसे इक्विलिब्रियम में आप लिखते थे वो इक्वेशन लिखते थे अल्फा के लिए सी के लिए, उसी तरीके से आपको प्रेशर लिखने हैं। फिर उसके बाद जो आपने एक्स लिया उसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू इनिशियल बाई टी टाइम पे जो है उसके हिसाब से डिवाइड कर देनी है, वही रखनी। क्लियर है बात? तो अगर किसी क्वेश्चन का किसी इक्वेशन का फॉर्मेट ये होता है a gives b plus c, सबके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 ही होते हैं, है ना, और एक सब्सटेंस से दो बन रहे हैं, गैसियस हैं, तो सेम फॉर्मूला यूज हो जाए। लेकिन अगर फॉर्मेट चेंज होगा तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, नया बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे वो तरीका मैंने सिखा दिया है। जैसे मान लो यहाँ 3/2 होता तो यहाँ 3/2 x हो जाता, यहाँ पे x है तो x ही रहता, फिर यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ -x ही होगा, अगर यहाँ मान लो 2 होता तो -2x हो जाता, अकॉर्डिंग टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट c अल्फा ये सब लिखने अपने को आता है। तो प्रेशर का भी सेम तरीके से आपको बना। ठीक, एनसीईआरटी लाए। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी का। जेई में कम आ रहा है पर एनसीईआरटी में दिया है तो करना बनता है। जेई में कंसंट्रेशन पे ज्यादा आ रहा है। चलिए पहले मैं क्वेश्चन लिखूंगी, आप अपने तरीके से करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं आएगा जब मैं बताऊंगी। इक्वेशन दे रखा है 2N2O5 gives 2N2O4 प्लस O2, ये सब गैसियस हैं। पहले ही लिख दिया रिएक्शन में फर्स्ट ऑर्डर है, दो वो बना रखा है, दो एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं, टाइम दे रखा है, टोटल प्रेशर दे रखा। जब टाइम 0 है तो प्रेशर दिया है 0.5, टाइम 0 पे प्रेशर मतलब पी नॉट दे दिया इन्होंने इसका। फिर टाइम है 100, टाइम सेकेंड्स में दिया गया है, टाइम 100 है तो ये प्रेशर हो जाता है 0.512। प्रेशर आपका एटीएम में दे रखा है, आपको निकालना है के की वैल्यू। पहले खुद से कोशिश कीजिए, नहीं आएगा तब मैं बताऊं। पॉइंट 5 इनिशियल मान के इक्वेशन बनाइए। इक्विलिब्रियम आता है सबको, इक्वेशन लिखने तो आता ही होगा, इतना तो सिखा दिया है आपको। इक्वेशन सही लिखने आनी चाहिए। अगर इक्वेशन आप सही लिखोगे तो आप बड़े से बड़ा सवाल कर लोगे, इक्वेशन गलत हो गई तो दिक्कत। इक्वेशन लिखने लिखो इसको शुरू से जैसे मैंने लिखा था। पहले 0.5 ले लो प्रेशर, इसको 2x ले लो, इसको x ले लो, जैसे उस इक्वेशन में लिया।
इक्वेशन लिख दूं मैं? देखो मैं इक्वेशन लिख देती हूँ, तुम लोग आगे देखते हैं कर लेते हो कि नहीं। इक्वेशन देखो कैसे लिखी जाएगी, क्लास देख लीजिए। टाइम 0 पे प्रेशर कितना है? 0.5। तो इनिशियल प्रेशर आ गया आपका 0.5, उस समय ये 0 है। फिर उसके बाद में हो जाएगा 0.5 माइनस 2x मान लो, और इसको मान लो 2x और इसको मान लो x। ये स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के हिसाब से मानते हैं। ये 2 है तो 2x, ये 1 है तो x, ये 2 है तो -2x। ठीक। अब आपको क्वेश्चन में टाइम t पे, टाइम t इज इक्वल टू 100 सेकेंड पे दे रखा है क्या? p टोटल दे रखा है। p टोटल कितना दे रखा है? 0.512। इसका मतलब 0.512 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये टोटल प्रेशर। अब x की वैल्यू निकालो, फिर वैल्यू रखो। 0.012 आ गया। देखते हैं आंसर, मुझे पता नहीं। क्या 0.012 आ रहा है? के की वैल्यू निकालनी है। एक्स की मुझे नहीं पता, एक्स तो मुझे, के की निकालो तुम तो, के निकालो। छोटी सी कैलकुलेशन है, ज्यादा बड़ी नहीं है। ऑनलाइन बच्चे कर पा रहे हैं? ऑनलाइन निकाल पा रहे हैं? एक्स की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, देखो कर दी। 2x तो कट जाएगा, प्लस माइनस 0.5 प्लस x इज इक्वल टू 0.512। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 0.512 माइनस 0.5। तो ये कितना आ जाएगा? 0.012। 0.012 आ गई, यही बोल रहे थे ना? हाँ तो सॉल्व करो, कॉम्प्लेक्स आ रही तो हम थोड़ी सॉल्व करेंगे। फोर 4 को तोड़ो, 2 के टेबल में टूट जाएगा। 480 है, नहीं टूटेगा। तोड़ो, 2 के टेबल में टूटे। x की वैल्यू आ गई। यहां तक बात समझ आ गई सबको? अब अपने को चाहिए क्या? अपने को ये वाली वैल्यू ऊपर रखनी है लॉग में, और ये वैल्यू नीचे रखनी है। तो 0.5 माइनस 2x कर दीजिए, यही तो रखना है। के निकालना है ना, उसी सब्सटेंस का इनिशियल और उसी सब्सटेंस का टी टाइम निकालते हैं। 0.5 माइनस 2x कर दीजिए, निकाल लीजिए। 0.5 माइनस 2 0.012 था ना, ये कितना आ जाएगा? अब इसको माइनस कर लो, माइनस करोगे तो कितना आएगा बता दो। ये 476 आ गया है ना। अब के की वैल्यू निकाल लो। 2.303 टाइम हो गया 100 सेकेंड। लॉग ऑफ शुरुआत में 0.5 था और बाद में कितना है? 0.46 है। डेसिमल हटा देंगे तो यहाँ 2 0 आ जाएंगे। ये सॉल्व करना पड़ेगा अपने को।
2.303 बाई 100 log ऑफ 500 बाई 476। 476 2 की टेबल से नहीं कट रहा है, काटो 476 को 2 की टेबल। हाँ क्या, हाँ निकाल लो 100, तो उससे क्या हो, उससे क्या फायदा मिल रहा है। डिवाइड करना चाह रहे हो, कर लो। तो लॉग की वैल्यू फिर नहीं निकाल पाओगे डिवाइड करके। 476 को तोड़ो, क्या 238, 2 के टर्म्स में तोड़ो, 2 क्यूब आएगा, 2 4 2 रेज़्ड टू पावर 4 आएगा, 5 आएगा, ऐसे तोड़ो। 476 को तोड़ने आता है, तोड़िए, पेन है, रफ है, सब है, बस फिर कॉम्प्लेक्स ही बन रहा है। तो वैल्यू चाहिए फिर, तो इन्होंने क्या लगाया देखते हैं। ये लोग क्या करते हैं, लॉग की वैल्यू रख देते हैं सीधे ही, इनका कोई फंडा नहीं चलता है। अपने पास देखो आगे लॉग ये सॉल्व करने का नहीं है ना, तो ये वैल्यू यहाँ तक आंसर रख देंगे। अगर बोर्ड एग्जाम में आते नहीं है ऐसे क्वेश्चन जिसमें ना आए, यहीं तक आंसर रख देंगे, आगे लॉग नहीं निकल रहा। गिवन नहीं है, सीधे एनसीईआरटी ने सीधे रख देते हैं, वैल्यू रख दी है सीधे। प्रोसेस समझ आ गया। आपको जो क्वेश्चन आएगा उसमें ऐसी वैल्यूज नहीं होंगी, वैल्यूज इस तरीके की दी जाती हैं जो आप लॉग निकाल सके जिनका, है ना। लिखा था ना ऊपर टोटल प्रेशर, टोटल मतलब सबका, ऐसे लिखा हुआ है टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर का मतलब इसका इसका प्लस इसका, है ना। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे दिया है, तो 0 पे प्रोडक्ट होगा ही नहीं, तो ये जो प्रेशर है वो किसका हो जाता है, रिएक्टेंट का प्रेशर हो जाता है, तो इनिशियल मान लेते हैं उसको। और बाद में टोटल प्रेशर कितना दिया, 0.512, इसीलिए तो 0.512 इज इक्वल टू पूरा प्रेशर लगाते हैं हम लोग, है ना। लेकिन अपने को टोटल प्रेशर तो लगाना नहीं है, अपने को लगाना है केवल इसी का प्रेशर लगाना है, इसका इनिशियल और इसी का, इसके हिसाब से निकालना है, तो इसी का इनिशियल और इसी का टी टाइम पे। अब कर लेंगे प्रेशर वाले क्वेश्चन, इक्वेशन बनाने आ गई। इक्वेशन बना, सबसे पहला काम है आपको क्वेश्चंस में टोटल प्रेशर दिया हुआ होगा, आप इक्वेशन बनाइए, पी टोटल लिखिए, सबका प्रेशर टोटल करिए, और ये जो x है इसकी वैल्यू निकालिए। x की वैल्यू जैसे ही आपके पास आएगी, आप यहाँ पे जो डेटा होगा वो कैलकुलेट कर पाओगे। पहला डेटा आपको पता ही है t इज इक्वल टू 0 पे, दूसरा आ जाएगा तो ये डिवाइडेड बाई ये कर देंगे, और फॉर्मूला आपके पास है ये वाला, फर्स्ट ऑर्डर लिखा है तो यही लगाना, ठीक। कर लेंगे अब कोई समस्या तो नहीं आएगी, बोलिए। इसमें भी वैल्यू दे रखी है तगड़ी तगड़ी, ऐसी वैल्यू क्यों ही देते हैं। तो आजकल एक ट्रेंड और चल गया है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन उठा के दे दे। बोर्ड का तो नहीं पता यार, चलो एक और कर लो इस पे, तो आपका कॉन्सेप्ट पक्का हो जाएगा। अब मैं ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोलूंगी, केवल क्वेश्चन लिखूंगी, आप करेंगे। एनसीईआरटी का है 3.21, SO2Cl2 बनाता है SO2 प्लस Cl2, तीनों चीजें गैस हैं। डेटा दे रखा है, एक्सपेरिमेंट
नंबर 1, नंबर 2 टाइम टोटल प्रेशर एटीएम में दिया है, टाइम दिया है सेकेंड में। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में 0 और ये 100 सेकेंड पे दिया है, ये 0.5 है और ये 0.6 है। चलिए अब एक्स वगैरह मान के करके मुझे दिखाइए आप कर पाते कि नहीं। के निकालना है आपको। अगर आप करके दिखा देंगे तो मुझे समझ आ जाएगा कि आपको बात समझ में आ गई। कोशिश कीजिए। शुरू का प्रेशर 0.5 मान लीजिए, SO2Cl2 का 0.5 टाइम 0 पे है ना। इक्वेशन बन गई तो सॉल्व करो। लॉग में नहीं आए तो बता देना, लॉग में अगर सॉल्व नहीं हो लास्ट तक करके दिखाओ। 5 और 4 आ रहा है, 4 तो 2 कर दो, 2 log 2 हो जाएगा। तो रखो वैल्यू, log 5 की वैल्यू याद करवाई थी 0.6, log 5 की 0.6 रख दो। आ रहा है, देखो मैं आंसर। आ गया, कितना आ रहा है इसमें चेक करो आंसर, मुझे पता नहीं कहाँ से। चलो मैं करके बताती हूँ, आवाज नहीं। देखो जिसको नहीं आया वो देख लीजिए। शुरू का प्रेशर 0.5 मान लेंगे, उस टाइम पे ये बनेगा नहीं, इसलिए इसका प्रेशर 0 होगा। इसको मान लीजिए 0.5 माइनस एक्स, स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट सबके 1 है तो एक्स के टर्म्स में ही लेना है। तो 0.5 माइनस एक्स बन गया, ये बन गया आपका एक्स और ये बन गया एक्स। अब टोटल प्रेशर क्या आ जाएगा, टोटल प्रेशर क्या आ जाएगा एट टाइम टी, पीटी 0.5 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, यही हो जाएगा। तो बन जाएगा 0.5 प्लस एक्स। अब टोटल प्रेशर टाइम टी पे कितना दे रखा है 0.6, तो 0.6 वैल्यू रख लीजिए। ये आया 0.5 प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ गई 0.1।
यहाँ तक सब लोग एग्री कर रहे हैं? अब कुछ करना ही नहीं है, अब तो K की वैल्यू रखनी है। 2.303 टाइम था 100 लॉग इनिशियल प्रेशर 0.5 और फाइनल प्रेशर कितना होगा 0.5 माइनस एक्स करेंगे तो 0.5 माइनस 0.1 दैट इज 0.4। पॉइंट कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2.303 बाई 100 लॉग 5 बाई 4। 2.303 बाई 100 लॉग m माइनस n करेंगे तो log 5 माइनस log 4 कर देंगे। log 4 होता है 2 log 2। log 4 को तोड़ते हैं 2 log 2 में टूट जाएगा। log 5 की वैल्यू कितने लेने के लिए बोली थी मैंने 0.6 ली थी। ये 0.6 ले लिया आपने और 2 की लेते हैं लगभग 0.3 तो ये तो कट जाएगा क्या क्या वही तो हंसने की क्या बात log 5 की एग्जैक्ट वैल्यू log 5 की एग्जैक्ट वैल्यू बोलो गूगल से एग्जैक्ट बोलो। क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए एनसीईआरटी वाले देते जेई में 210 इसके टर्म्स में देते हैं निकल क्या है 0.6 और ये होती है 0.3010 ठीक है तो 0.69 को आप 0.7 ले सकते हो तो वही तो लिख दिया मैंने 0.6 और log 4 की वैल्यू 0.5 है 4 की भी याद करोगे 5 कहां से आएगी 2 की अगर 0.3 है तो 5 की 5 कैसे आ जाएगी नहीं आएगी बेटा बात आंसर की नहीं है इसको 0.7 ले लो इसको 0.6 ले लो ये आ रहा है क्या ये आ रहा है क्या यही आ रहा है आंसर तो मैं क्या करूं बुक का आंसर यही आ रहा है नहीं क्या आ रहा है किसमें मैंने अरे मैं आपसे नहीं पूछ रही हूँ मैं इसका आंसर पूछ रही हूँ ओहो 21 का आंसर यही तो है आंसर 2.23 करके आ रहा है 10⁻³ यही आएगा ठीक है 0.69 को हमने 0.7 ले लिया और 0.3 ले लिया वहां पे तो वो 0.6 बन गया तो वो बन गया 0.1 10⁻⁻1 100 को ऊपर ले गए तो 10⁻⁻2 अब आया कर लीजिए अब सही सब बैठे हुए अब कर लेंगे ऐसे प्रेशर वाले क्वेश्चन x1 के x 2x 3x जो आएगा उसके हिसाब से है ना इक्वेशन के हिसाब से आपको x 2x 3x इस तरीके से चीजों को मानना पड़ेगा
जैसे इक्वेशन बदलेगी वैसे साइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बदलेंगे और उसके हिसाब से आपको प्रेशर का इक्वेशन लिखना आना चाहिए। ठीक है, कर लेंगे। ये दोनों क्वेश्चन हमने किसके किए? एनसीईआरटी के थे। ये बन रहा है 2a से 3/2 और ये बन रहा है 5/2c। केवल इक्वेशन लिख के दिखाइए मुझे। प्रेशर, इनिशियल प्रेशर P नॉट है, इक्वेशन लिख के दिखाइए केवल। मैं देखना चाहती हूँ आपको बात समझ में आई या नहीं। हाँ, इनिशियल प्रेशर P नॉट ले लीजिए। दो लाइन जो आपको लिखनी होती है वो लिख के दिखाइए। ये क्या कर रहे हो? क्या लिखने के लिए बोला मैंने? बस इतना ही लिखना, आगे नहीं करना। सारांश दिखाइए। यहाँ पे 3/2 का फैक्टर क्यों आ रहा है? यहाँ रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट का कोफिशिएंट भी 3/2 है क्या? लिख पा रहे हैं? ये लिखो, यहाँ पे लिखो ना, ये 3/2x आएगा। ये इसके देखो, इसके कोफिशिएंट के हिसाब से यहाँ 2 आया, इसके कोफिशिएंट से यहाँ 3/2x आएगा, यहाँ 5/2। ठीक है, ठीक है, वो लिख पाएंगे। देखो इन्होंने भी सेम गलती की, इनको समझाओ। कोफिशिएंट के हिसाब से लिखना है। ये क्यों नहीं लिख पा रही? इनको बताओ, इनको बताओ ये क्यों नहीं लिख पा रही। इनको सिखाओ ये चीज, कोफिशिएंट के हिसाब से करना है, गड़बड़ ना करें। अगर इसका प्रेशर P नॉट है, बोर्ड पे देखिए, तो शुरू में ये हो गए 0 0। ये इक्वेशन लिखने आएगी तो सवाल बन जाएगा, नहीं लिखने आएगी तो गलत हो जाएगा। अगर इनिशियल प्रेशर P नॉट है शुरू में तो ये बनेंगे नहीं उस समय, इसलिए ये 0 0 होगा। फिर जब x लिखते हो आप तो ध्यान रखो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है तो यहाँ पे -2x कर दो। इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3/2 है तो यहाँ पे कर दो 3/2x, यहाँ पे कर दो 5/2x। अब कोई भी इक्वेशन होगी, अब तो लिख लेंगे कोफिशिएंट के हिसाब से, उसमें कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करके x लिखना है बस, उधर माइनस करना है और इधर क्या करना है, वही एज एफ लिखना है। ठीक। अब इस केस में अगर टोटल प्रेशर निकालना हो, टोटल निकालना हो तो कैसे निकलेगा? टोटल P नॉट -2x प्लस 3/2x प्लस 5/2x कितना आ जाएगा? 3/2 होता है 1.5 और 5/2 होता है 2.5, तो 2.5 1.5 कितना आएगा? 4। ये 2x है और ये वाला बन गया 4x, तो P नॉट प्लस 2x PT। ठीक है, अगर x की वैल्यू निकालनी है इस केस में तो आ जाएगा 2x इज इक्वल टू PT माइनस P नॉट, x इज इक्वल टू आ जाएगा PT माइनस P नॉट बाई 2। अगर इक्वेशन ये है तो आया। कैसे लिखनी है इक्वेशन? अब कोई भी इक्वेशन दे देंगे तो अब तो कर लेंगे ना। ये इक्विलिब्रियम है बेसिकली। ये इक्वेशन लिखना आपको कहाँ सिखाया जाता है? इक्विलिब्रियम में सिखाते हैं ना ये तो चीजें। चलिए,
सीधे नहीं बैठ पाते हो, कोई दिक्कत है? 2020 मेरा काम आपको पढ़ाना है, क्लास में आपकी एक्टिविटीज को देखना नहीं है। 12th का सिलेबस बहुत है, ठीक है? अगर आप दोनों इस तरीके से बिहेव करेंगे जैसे क्लास में बिहेव कर रहे हैं तो मैं आपको बिल्कुल, अब समझ जाइए, मैं पढ़ाती रहूंगी फिर ध्यान नहीं दूंगी, और फिर ऐसी एक्टिविटीज करनी हो तो पीछे बैठा करिए, पीछे बैठ के आराम से करिए, मैं भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हूँ, आप भी। लॉग रेट और लॉग कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ दिया हुआ है और ग्राफ कुछ इस तरीके से है, 4 ग्राफ दिए हैं। ऐसे ग्राफ बना रखे एक ही में कॉन्साइड करके, ये डी है, ये बी है ग्राफ, ये ए है, ये सी। रिएक्शन कैसे हो रहा है देखो, एक रिएक्शन दिया हुआ ए से बन रहा है P1, दूसरा दिया है बी से बन रहा है P2, तीसरा रिएक्शन है सी से बन रहा है P3, चौथा रिएक्शन है डी से बन रहा है P4। इन सब के लिए लॉग रेट वर्सेस लॉग कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है? और आपसे पूछ रहे हैं कि अगर इन रिएक्शंस की ऑर्डर, इनका ऑर्डर अगर ए बी सी डी हो, जो ग्राफ दिए हैं ABCD के, उनका अगर दिया हो ऑर्डर कितना, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, तो आपको इनमें रिलेशन बताना है। रिलेशन का मतलब आपको ऑप्शंस ऐसे दिए हैं कि आपको देखना है सबसे बड़ा ऑर्डर किसका होगा, उससे छोटा किसका होगा, ऐसे ऑप्शंस दिए आपको। और भी 2 ऑप्शन है इसी तरीके से। आपको पता नहीं है कि किस ऑर्डर की रिएक्शन है, आपको ऑर्डर का क्या लगाना है, अंदाजा लगाना है कि क्या ऑर्डर हो सकता है। लॉग रेट दिया है ना, रेट, रिएक्शन के रेट का क्या दे रखा है, ठीक? तो देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। किसी के दिमाग में कोई अप्रोच आ रही है तो बताइए। रेट जिसकी ज्यादा होगी उसका ऑर्डर भी ज्यादा होगा, कोई कोई थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दीजिए इसका मतलब। रेट इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन और ऑर्डर, हाँ यहां से ही निकलेगा, देखो ध्यान से, आपने एकदम सही बात बोली है। रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के कंसंट्रेशन के पावर एक्स, एक्स ले लीजिए, एक्स को ऑर्डर मान लीजिए, एक्स क्या है यहाँ पे, कंसंट्रेशन के ऊपर ऑर्डर पावर लगाते हैं तो लगा दिया, इसको एक्स लिख दिया। अब आपको क्योंकि लॉग दे रखा है तो अगर यहाँ पे लॉग ले लेते हो, कोई दिक्कत बोलो। ए ऑप्शन डी का सबसे ज्यादा है, क्यों? कैसे, ऐसे इसको log m मल्टीप्लाइड बाई n कर देंगे तो ये बन जाएगा log कंसंट्रेशन की पावर x, है ना? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं log k प्लस x log
सी। अब ग्राफ किसके किसके बीच का है? किसके किसके बीच का ग्राफ है? लॉग रेट और किसके बीच का है? लॉग कॉन्सेंट्रेशन के बीच का है, इसके बीच का ग्राफ है। तो ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, अगर इसको इसको मान लो x, और ये जो आपने x माना है इसको x ना मान के कुछ और मानो, नहीं तो इसको n मान लो, n मानते हो तो यहाँ पे n आ जाएगा, n। ठीक, अब ये आ गया आपका, इसको c मान लिया आपने, ये n जो है ये क्या हो गया, m की जगह पे आ गया। तो जिस भी ग्राफ का स्लोप ज्यादा होगा उसकी ऑर्डर क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यानी कि n किसके इक्विवेलेंट आया, स्लोप की जगह पे आ गया। तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका इंटरप्रिटेशन निकाला हमने, जिसका स्लोप ज्यादा उसका ऑर्डर ज्यादा हो गया, n ज्यादा, है ना। ठीक, तो अब देख लो किस ग्राफ का स्लोप सबसे ज्यादा है। अगर देखें तो डी का सबसे ज्यादा दिख रहा है, उसके बाद बी का, फिर ए का, फिर सी का, सीधे ही दिख रहा है। स्लोप में तो कोई दिक्कत आ नहीं रही इस तरीके से। तो आंसर विल बी डी, फिर डी के बाद बी, बी के बाद ए, फिर सी। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है ना, आगे ऑप्शन है, मैंने ही दो लिखे, ऑप्शन की टेंशन ना करो। हाँ, कोई दिक्कत है? कभी भी ग्राफ का कोई क्वेश्चन आए तो ग्राफ का क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। चैप्टर में आपने सब कुछ करा हुआ, आपको इक्वेशन लिखने आती है ना। बहुत सारी जगह सवाल यहीं से शुरू होता है, रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन की पावर, ऑर्डर लगा दीजिए, फिर चालू करिए अपने क्वेश्चन को, है ना। बेसिक चीज यही है। रेट में दो ही चीजें, आप देखिए चैप्टर का नाम ही है केमिकल काइनेटिक्स, तो रेट तो पूछेंगे ही, ज्यादातर क्वेश्चंस में क्या पूछेंगे, रेट पूछेंगे और ऑर्डर पूछेंगे। रेट कैसे इधर उधर हो रहा है उसकी बात करेंगे। तो रेट में आपको या तो माइनस डी ए बाई डी टी लेना है, या तो क्या लेना है आपको, के कॉन्सेंट्रेशन की पावर, ऑर्डर लगानी है, उसके हिसाब से चलना है। चलिए, सबने कर लिया? एक कॉन्सेप्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर उसके बाद एक दो चीजें और थ्योरी की बता दो। ये था आपका 20 में आया हुआ था, एक क्वेश्चन 19 में बहुत अच्छा आया, 2019 में। फिजिकल केमिस्ट्री का बोला जाता है कि 19 का पेपर बहुत अच्छा था। ये तो बिल्कुल इजी है, करिए। जब तक मैं अच्छा वाला क्वेश्चन ढूंढूंगी तब तक ये इजी वाला कर लीजिए। इसमें लिख रहे हैं इस इक्वेशन के लिए, ये बी है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। चार स्टेटमेंट में लिख देती हूँ फटाफट। DNA by dt is equal to 3/2 DNB by dt is equal to 3/4 DNC by dt। दूसरे में दे रखा है DNA by dt
इज इक्वल टू डी एन बी बाई डी टी प्लस डी एन सी बाई डी टी। एन तो बता देते क्या है, मोल है। डी एन ए बाई डी टी इज इक्वल टू 2/3 डी एन बी बाई डी टी 4/3 डी एन सी बाई डी। और फोर्थ ऑप्शन है डी एन ए बाई डी टी इज इक्वल टू 2/3 डी एन बी बाई डी टी और 3/4 डी एन सी बाई डी टी। चलो बताओ इसके बारे में, तब तक मैं क्वेश्चन दूंगी। सब लोग करिए। रेट लिखना सिखाया ना आपको, उसी हिसाब से करना। तब तक मैं ढूंढ लेती हूँ जो क्वेश्चन। हाँ, के को तो कांस्टेंट ही मान रहा है। कंसंट्रेशन जिसकी सबसे यस, देख सकते हो। और लॉग का भी वही रिलेशन बनेगा, क्योंकि लॉग नॉर्मल वैल्यू और लॉग की वैल्यू भी इसी तरीके से बढ़ती रहती है। निकल गया, ए ऑप्शन है। अगर मैं बोलूं ए नहीं है तो नहीं, ऐसे नहीं, तुक्का नहीं लगाना। उन्होंने ए निकाला इसलिए मैंने बोला ए नहीं है। आपका बी आया है तो आप बोलिए बी। ऐसे हवा में नहीं, आंसर हवा में नहीं देना। जो जिसका आ रहा है वो बोलो। सारांश करिए, कॉपी में रेट लिखना सिखाया है ना, कैसे लिखते हैं। स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नीचे आता है। क्या सी आ रहा है? हर इंच एग्जाम में तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तुम कॉपी पे करो, दिमाग में मत करो। हाँ, सी है। हाँ, शायद सी है। निकालते हैं, चलो। मैं जो क्वेश्चन ढूंढ रही हूँ करवाने के लिए वो मिल ही नहीं रहा। क्या हुआ? अब भी लग रहा है?
पता नहीं, करते हैं, देखते हैं। चलो करते। 2a प्लस 3b प्लस 3/2c इज इक्वल टू 3p दे रखा। इक्वेशन क्या है? 2a प्लस 3b प्लस 3/2c। तो रेट हम लोगों को, जब रेट लिखते हैं तो रेट कैसे लिखते हैं? रिएक्टेंट के हिसाब से अगर लिखेंगे तो लिखेंगे माइनस dA/dt। A इज कॉन्सेंट्रेशन, dA मतलब डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है क्या होती है? मोल पर लीटर में लेते हैं, मोलैरिटी में, है ना। अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट मान लो तो मोल्स कॉन्सेंट्रेशन की जगह मोल भी लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम लिखेंगे रेट। पहले इसके टर्म्स में लिख देते हैं माइनस dA/dt। और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मैंने बोला था तो कहाँ पे आता है? डिनोमिनेटर में आ जाता है यहाँ पे। तो ये 2 आ जाएगा। यहाँ पे अगर करोगे तो क्या आ जाएगा? dB/dt। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 3। ये आएगा आपका माइनस में, ये भी आएगा माइनस में dC/dt। और यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 3/2 है, ऊपर ले जाएंगे तो 2/3 बन जाए, है ना। तो अगर मोल्स के टर्म्स में लिखो इसी को तो dA की जगह dNA लिख सकते हो। तो माइनस dNA/dt माइनस dNB/dt। यहाँ पे क्या है? 3 माइनस dNC/dt। ये 2/3 बन जाएगा, 3/2 वो लिख देंगे। 2/3 नहीं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। ठीक। इसके हिसाब से भी अगर लिखना होता तो क्या लिख देते? इसके हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से प्लस में आता है तो dNP/dt और यहाँ पे आ जाता है 3। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नीचे आ। अब क्वेश्चन में जो इक्वेशन बना रखी है वो उन्होंने किस फॉर्मेट में बना रखी है? dNA/dt के फॉर्मेट में बना रखी है। इसका मतलब ये जो 2 है ये नहीं लेना है। तो कैसे नहीं लोगे? फिर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन किस फॉर्मेट में दे रखी है? इस फॉर्मेट में। तो अगर इधर ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? यहाँ पे 2/3 बन जाएगा। अगर इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा? 4/3। और उस तरफ करोगे तो क्या बनेगा? वहां पे बन जाएगा 4/2/3। प्रोडक्ट का दे नहीं रखा तो उसको भूल जाते हैं, इसके हिसाब से देख लेते हैं। dNA/dt, इस 2 को हटाना है तो 2 का मल्टीप्लीकेशन इधर हो जाएगा। dNB/dt 2 का मल्टीप्लीकेशन होगा तो 2/3 का फैक्टर आ जाएगा। इधर भी इसी तरीके से 2 का होगा। dNC/dt 2/3, पहले से 2 का और कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 4/3। फिर d बन गए। अगर प्रोडक्ट का दिया नहीं है, अगर प्रोडक्ट का देते तो क्या बन जाता है? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होके dNP/dt। तो देख लो किससे मैच कर रहा है ये वाला ऑप्शन। साइन इन्होंने लिए नहीं है तो अपन भी नहीं लेंगे, छोड़ देंगे। ऑप्शन हो गया dNA/dt इक्वल टू 2/3 dNB/dt, 4/3 dNC/dt। ऑप्शन चेक कर लो कौन सा दिख रहा है। सी वाला, ये वाला 4/3 2/3। नोट कर लीजिए जिसने नहीं किया। हाँ हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, ले लिया इन्होंने। वॉल्यूम को पूरी रिएक्शन का वॉल्यूम V मान लो तो सब में V होगा तो कट जाएगा। मोल पर लीटर मान रहे हैं। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। क्वेश्चन में नई क्या चीज थी? नया कुछ नहीं था। रेट लिखना आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है
कि स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को नीचे रख देना है। क्यों ऐसा करते क्यों है? क्योंकि रेट जो निकलता है वो 1 मोल के लिए निकलता है। रेट की यूनिट में आप लिखते हो मोल पर लीटर पर सेकेंड, है ना, 1 सेकेंड के लिए निकालते हो। और ये जो रेट इक्वेशन लिखते हैं वो हम 1 मोल के लिए लिखते हैं। अगर इसके 2 मोल है, 1 मोल के लिए निकलना है तो 2 का डिवाइड हो जाता है। अगर इसके 3 मोल है, 1 मोल के लिए निकालना है तो 3 का डिवाइड हो जाता है। अगर इसके 3/2 मोल है, 1 के लिए निकालना है तो 3/2। इसीलिए स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नीचे डिवाइड होता है, क्योंकि ये हम निकालते हैं कैसे, कैलकुलेशन पर मोल के हिसाब से करते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा सवाल किया आपने, 20 का था, सबने नोट कर लिया? स्यूडो, अब टॉपिक पढ़ लो थोड़ा सा, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, झूठा, लगेगा कुछ और होगा कुछ। जैसे पहले तो यूनिमॉलिक्यूलर है, यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब होता है आपको ऐसा लगेगा कि ऑर्डर 2 है लेकिन ऑर्डर होगा 1। मॉलिक्यूलर के सामने यूनि लिखा है ना, तो आप ये ना समझिएगा कि मॉलिक्यूलरिटी 1 है ना। ये इनका अपना लिखने का कुछ पैटर्न है, क्यों लिखा है इन्होंने भगवान ही जानते हैं, या यही जानते होंगे। जैसे SN1 को हम लोग क्या लिखते हैं, SN1 को बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना। उसमें हम बोलते हैं ऑर्डर उसका क्या है, 1 है। SN2 को बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, लेकिन उसमें मॉलिक्यूलरिटी 2 की बात नहीं करते हैं, क्या कहते हैं, ऑर्डर 2 है। यानी ये जो मॉलिक्यूलर के आगे लिखा है उसका मतलब क्या है, ऑर्डर है। यूनि का मतलब होता है 1। फॉल्स क्यों लगता है, फॉल्स की बात क्यों करी गई है, पहले तो ये देख लो, इस रिएक्शन में ऑर्डर होगा 1 और मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, 2। इस रिएक्शन का ऑर्डर होगा 1, मॉलिक्यूलरिटी होगी 2। स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर क्यों बोलते हैं, क्यों बोला गया ऐसा, रीजन क्या है, बिकॉज इट seems to that order of reaction is 2 but actually it is 1। ऐसा लगता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है लेकिन होता क्या है, 1। इसीलिए बोलते हैं स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। एग्जाम्पल भी याद रखने हैं इसके, क्योंकि बोर्ड में एग्जाम्पल भी पूछते हैं स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर के। इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, 1 नंबर में चिपका देते हैं। एग्जाम्पल याद कर लेते हैं, नोट हो गया। एस्टर की हाइड्रोलिसिस करेंगे, क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस। एस्टर की हाइड्रोलिसिस करेंगे। मान लो हमारे पास एस्टर है CH3COO C2H5, वाटर डाल के इसकी क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। एस्टर हमेशा ध्यान रखिए, एस्टर की अगर वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करते हो तो एसिड बनता है और क्या बनेगा, एल्कोहल बनता है। ऑर्गेनिक का ये रिएक्शन है। एस्टर की अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं, एस्टर की हाइड्रोलिसिस से एसिड बनता है और
एल्कोहल बनता है। और अगर इसका रिवर्स रिएक्शन करें, एसिड और एल्कोहल के रिएक्शन कराएं तो एस्टर बनता है और वाटर बनता है। ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे अभी एस्टरिफिकेशन बोलते हैं। ये रिएक्शन है एस्टर का हाइड्रोलिसिस। इसमें एसिड बनेगा और क्या बनेगा, एल्कोहल। इस रिएक्शन में ऐसा लगता है कि रेट एस्टर के ऊपर भी डिपेंड करेगा और पानी के ऊपर भी, लेकिन पानी यहाँ पे लिया जाता है एक्सेस में। कभी भी अगर कोई रिएजेंट बहुत ज्यादा एक्सेस में ले लिया जाता है तो ऐसा समझा जाता है और ऐसा इन जनरली होता है कि पूरे रिएक्शन में उसकी कॉन्सेंट्रेशन लगभग कांस्टेंट है, मतलब रेट उससे उसके कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसकी कॉन्सेंट्रेशन से। तो ऐसा लगता है कि रेट इस पे भी डिपेंड करेगा और इस पे भी करेगा, लेकिन होता क्या है, रेट केवल इसके ऊपर डिपेंड करता है। रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है, एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन के। वाटर की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए वाटर के ऊपर क्या लगाते हैं, जीरो। जीरो लगाने का मतलब क्या है, वाटर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें आपको लगता है कि ऑर्डर 2 है बट ऑर्डर 1 है एक्चुअली, और मॉलिक्यूलरिटी 2 है, ऐसे को क्या बोलते हैं, स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। एग्जाम्पल याद कर लीजिए, एस्टर की हाइड्रोलिसिस, स्यूडो इसमें याद रखिए H प्लस भी होता है, एसिडिक लिक्विड, एसिडिक H प्लस भी होता है। एग्जाम्पल नंबर 1 था ये। एग्जाम्पल नंबर 2, सुक्रोज की कराते हैं हाइड्रोलिसिस। क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस। सुक्रोज की कराते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर, हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर। C12H22O11 फॉर्मूला होता है, रिएक्शन ऐसे लिखेंगे। इस रिएक्शन है C6H12O6 प्लस C6H12O6 बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं। ग्लूकोज से क्या बनते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। सुक्रोज से, हाँ फॉर्मूला इनके सेम होते हैं, हाँ क्योंकि स्ट्रक्चर अलग। सुक्रोज से क्या बन गया, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इस रिएक्शन में भी जो रेट होता है वो केवल डिपेंड करता है सुक्रोज की कॉन्सेंट्रेशन पे। ऐसा लगता है कि वाटर के ऊपर भी डिपेंड करेगा, लेकिन वाटर पे डिपेंड नहीं करता। हाँ ऐसे वाटर एक्सेस। इस रिएक्शन का ऑर्डर 1 है और मॉलिक्यूलरिटी क्या है, 2। ऑर्डर 1 मॉलिक्यूलरिटी 2। कोई समस्या है तो बोलिए, नहीं है तो बोलिए। कुछ लोग धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं, बस टॉपिक खत्म ही होने वाला।
एक दो एग्जाम्पल और है, बस टॉपिक खत्म। एक चीज बताना चाह रहे थे इसमें, देखिए ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ शुगर। ये जो रिएक्शन है इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ शुगर। हाँ, शुगर के सुक्रोज के वाटर से रिएक्शन को बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ शुगर। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्यों बोलते होंगे, क्या लगता है? नहीं, ये जो होता है ये होता है प्लस फॉर्म, डी फॉर्म होता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा है ना, ये होता है डी फॉर्म। इससे बनता है आपका डी ग्लूकोज और एल फ्रक्टोज। इसका मतलब क्या हो गया आपका? एक चीज तो ऐसी बनी जिसका कॉन्फ़िगरेशन सेम है, दूसरी वाली क्या बन गई? दूसरे कॉन्फ़िगरेशन वाली। इसलिए कॉन्फ़िगरेशन का क्या हो गया? इन्वर्जन हो गया। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इस फिनोमिनन को? इन्वर्जन ऑफ शुगर। और ये जो मिक्सचर बना है इसको बोलते हैं इन्वर्ट शुगर। अब बोलो अक्षिता, कुछ कह रहे हो? हाँ, कह सकते हैं। नाम दिया है क्या? इन्वर्जन ऑफ शुगर। ग्लूकोज फ्रुक्टोज को मिला के इसमें बोलते हैं क्या? इन्वर्ट शुगर। अगर आपसे बोले रिएक्शन लिखिए सुक्रोज से बनाना है इन्वर्ट शुगर, है ना, या बोल रहे हैं रिएक्शन हो रहा है सुक्रोज से बन रही है इन्वर्ट शुगर, और आपको क्या बताना है? कुछ उसके डेटा दे रखे हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? 2, और ऑर्डर क्या होगा? 1। एग्जाम्पल इसीलिए याद कराए, ठीक? तो आप बहुत, क्लास थोड़ी बंद हुई है, थोड़े अजीब नहीं है आप लोग? चलो जल्दी से अगली हेडिंग डालो, ज्यादा नहीं लिखना है, छोटी छोटी 2 लाइनें लिखती है और बात खत्म। हाँ pseudo bimolecular reaction having molecularity is 3 or greater than 3. Pseudo bimolecular reaction having molecularity 3 और ग्रेटर देन 3, या तो ज्यादा हो या बाई मॉलिक्यूलर खोल दिया, मतलब ऑर्डर फिक्स हो गया कितना? बाई का मतलब 2, ऑर्डर 2 है और मॉलिक्यूलरिटी क्या है? या तो 3 से बड़ी है या 3 के इक्वल, है ना? एग्जाम्पल लिखेंगे, टॉपिक क्लोज करेंगे। एस्टर की हाइड्रोलिसिस कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस।
रिएक्शन का नाम है सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन का मतलब होता है सोप फॉर्मेशन। यही तो बोलते हैं। मैंने कुछ गलत वर्ड बोल दिया? आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? कुछ गलत बोल दिया मैंने? एस्टर है, NaOH की प्रेजेंस में कराएंगे हाइड्रोलिसिस। और क्या बनेगा? इस रिएक्शन का ऑर्डर होता है 2, मॉलिक्यूलरिटी होती है 2, 3 और ग्रेटर देन 3। सोडियम एसिटेट। ठीक है, क्या बोल दिया? स्यूडो बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। आज की क्लास हो गई आपकी डन। Thank you. Thank you.